अभी हम आपके बीच हिस्ट्री के क्लास के लिए उपस्थित हुए हैं। कल जो मैंने जहां पे छोड़ा था वहां से आज आगे बढ़ाते हैं इस क्लास को। तो कल मैंने आप लोगों के साथ दिल्ली सल्तनत पर चर्चा किया था और दिल्ली सल्तनत से संबंधित समस्त पहलुओं पर हमने गौर किया और आप लोगों के सामने प्रमुख तथ्यों को रखा। आज कल दिल्ली सल्तनत पूरी समाप्त हो गया और आज दिल्ली सल्तनत के बाद का जो मध्यकालीन इतिहास है उस पर गौर करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आज का जो टॉपिक है उसका नाम है स्वतंत्र स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और उस पराजय के पश्चात भारत में, विशेषकर उत्तर भारत में मुगलों की सत्ता कायम हुई। कल इस बात पर मैंने चर्चा किया था और दिल्ली सल्तनत का वो 1526 दिल्ली सल्तनत का के पतन बिंदु के रूप में इतिहास में जाना जाता है। लेकिन हम लोग इससे थोड़ा पीछे और चलेंगे। थोड़ा पीछे कहने का मतलब है कि 1398 अर्थात उस समय भारत पे तुगलक वंश का शासन था। जैसा कि मैंने बताया कि मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश के पतन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और फिरोज तुगलक किसी भी तरह इस पतनोन्मुख साम्राज्य को संभालने का प्रयास करता रहा, लेकिन वो सफल ना हो सका और इस पतन की प्रक्रिया को पूरी तरह से तीव्र बना दिया 1398 में घटित होने वाली एक ऐतिहासिक घटना। जैसे 1398 में तैमूर लंग, मध्य एशिया का एक लुटेरा तैमूर लंग था जिसने भारत पे आक्रमण किया और उस समय दिल्ली का शासक था नासिरुद्दीन महमूद। कहा जाता है कि जब नासिरुद्दीन महमूद को पता चला कि तैमूर लंग दिल्ली आ रहा है तो उसने उसका मुकाबला करने के बजाय दिल्ली छोड़कर वो भाग गया। दिल्ली छोड़कर भागना, नासिरुद्दीन महमूद द्वारा दिल्ली छोड़कर भागने की इस घटना ने भारत के समस्त क्षेत्रीय सरदारों के बीच उसके विषय में एक गलत संदेश प्रसारित किया। क्षेत्रीय सरदारों को लगा कि दिल्ली सल्तनत अब मृत प्राय हो चुकी है। परिणाम स्वरूप उनकी महत्वाकांक्षा क्षत्रिय सरदारों की महत्वाकांक्षाएं उन्हें एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए प्रेरित करने लगा और जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर और दक्षिण भारत में साम्राज्य के कई प्रांत धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने लगे और इस क्रम में
बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, विजयनगर, बहमनी, मदुरा इत्यादि अनेक क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। अब मैं आपके साथ इन क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक बात मैं आप लोगों को और बता देता हूं कि नए नए क्षेत्रीय राज्यों के उभार ने भले ही भारत की राजनीतिक एकता को खंडित किया हो, लेकिन इन क्षेत्रीय राज्यों के उत्थान ने भारत के सांस्कृतिक जीवन में भारत के सांस्कृतिक जीवन के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। अनेक क्षेत्रीय राज्यों में अनेक क्षेत्रीय संस्कृतियों एवं भाषाओं का विकास हुआ और फिर बाद में उन सबके समागम की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। परिणाम स्वरूप भारत की सभ्यता और संस्कृति में नए नए सोपान सम्मिलित हुए और हमारी सभ्यता संस्कृति इससे काफी लाभान्वित हुई। और आज भी हम उसके प्रभाव को देख पाते हैं जब हमारे देश में अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृतियां देखने को मिलती है और यह हमें विविधता में एकता का संदेश देती। खैर, यहां पर हम आप लोगों के साथ इन विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों के उत्थान और पतन की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूं बंगाल। सबसे पहले मैं आता हूं बंगाल। सबसे पहले मैं आता हूं बंगाल। बंगाल का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभार को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, या आप लोग समझते भी होंगे, यदि आप लोग भारत के नक्शे को देखिएगा तो दिल्ली और बंगाल, मेरा कहने का मतलब है कि बंगाल की जो एक विशेष भौगोलिक स्थिति थी, विशेष भौगोलिक स्थिति कहने का तात्पर्य है कि दिल्ली से बंगाल की दूरी, दूसरा दिल्ली से बंगाल पहुंचने का मार्ग। तो दिल्ली से बंगाल पहुंचने का मार्ग जो था वो मुख्य तौर पर जल मार्गों पर निर्भर था। जल मार्गों द्वारा दिल्ली और बंगाल के बीच कांटेक्ट होता था। दिल्ली और बंगाल को जोड़ने में क्षेत्रीय नदियों का या उत्तर भारतीय नदियों की भूमिका प्रमुख थी, जिसके कारण से बंगाल पर ऐसे भी नियंत्रण स्थापित करने में दिल्ली के बादशाहों को, दिल्ली के शासकों को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। और यदि आप पूरे इतिहास को उठाकर देखिएगा, भारत के इतिहास को, तो ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि बंगाल बहुत दिनों तक ऐसे किसी केंद्रीय सत्ता के अधीन नहीं रहा। जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगती थी तो उत्तर भारत या पूर्वी भारत में सर्वप्रथम बंगाल ही विद्रोह का झंडा उठाता था और एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, या वो केंद्रीय सत्ता को
हमेशा चुनौती देने के लिए तत्पर रहता था। तो ये बंगाल की विशेष भौगोलिक स्थिति हुई। अब इस भौगोलिक स्थिति ने के कारण वो बार बार कमजोर होने वाले केंद्रीय सत्ता को चुनौती देने में सफल हो पाता था। इसी का परिणाम था जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विद्रोहों की एक श्रृंखला प्रारंभ हुई, तो बंगाल भी उसमें शामिल हो गया और 1345 ईस्वी में शमसुद्दीन इलियास 1345 ईस्वी में शमसुद्दीन इलियास 1345 ईस्वी में शमसुद्दीन इलियास ने बंगाल में एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था वो। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात जब फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा तो उसे अपनी सीमाओं का एहसास था। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि वास्तव में वह उसमें योग्यता और निपुणता का अभाव था, लेकिन इसके बावजूद उसने विशेषकर उत्तर भारतीय राज्यों को संगठित करने का हल्का फुल्का प्रयास किया और इस प्रयास का ही परिणाम था कि उसने शमसुद्दीन इलियास के इस बर्ताव पर वह उसे दंडित करना चाहता था और बंगाल को पुनः दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में लाना चाहता था। परिणाम स्वरूप उसने बंगाल पर अभियान किए। फिरोज तुगलक का आक्रमण। शमसुद्दीन इलियास के शासनकाल में बंगाल पर फिरोज तुगलक का आक्रमण हुआ, लेकिन यह आक्रमण विफल रहा। अर्थात शमसुद्दीन इलियास ने बंगाल पर अपनी सत्ता को बनाए रखी और फिरोज तुगलक को निराश होकर लौटना पड़ा। अब आते हैं हम लोग फिरोज तुगलक के बाद बंगाल का शासक उसका पुत्र सिकंदर शाह हुआ। शमसुद्दीन इलियास के बाद बंगाल पर उसका पुत्र सिकंदर शाह बंगाल की गद्दी पर बैठा। सिकंदर शाह ने यूं तो कोई विशेष कार्य नहीं किए, उसने बंगाल पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाया। साथ ही साथ इसके सिकंदर शाह के समय की दो महत्वपूर्ण घटनाएं जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे पहला कार्य उसने किया तो पुनः फिरोज तुगलक का आक्रमण हुआ और यह आक्रमण भी विफल रहा। अर्थात सिकंदर शाह फिरोज तुगलक के आक्रमण को विफल करने में सफल हुआ। दूसरा, उसने दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य उसने किया तो पांडुआ, बंगाल में एक जगह है पांडुआ में उसने अदीना मस्जिद, कला और स्थापत्य के क्षेत्र में उसका ये योगदान माना जाता है। पांडुआ में उसने अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया। वास्तुकला के दृष्टिकोण से यह मस्जिद काफी महत्वपूर्ण है और इसका निर्माण पांडुआ में सिकंदर शाह के द्वारा करवाया गया। अब आते हैं सिकंदर शाह के बाद बंगाल का नया नवाब
या बंगाल का नया शासक हुआ जिसका नाम था आजम शाह। आजम शाह। आजम शाह का शासनकाल बंगाल के इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है, क्यों महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहली बात था कि ये काफी न्याय प्रिय शासक था। न्याय प्रिय शासक अर्थात न्याय करने में यह अपने और दूसरों का कोई भेदभाव नहीं रखता था। दूसरा, जो महत्वपूर्ण घटना घटी या जो महत्वपूर्ण बात है आजम शाह के बारे में, तो कहा जाता है कि फारसी का महान कवि हाफिज, फारसी कवि हाफिज के साथ यह पत्र व्यवहार करता था। पत्र व्यवहार का मतलब कि दोनों के बीच पत्रों का, अर्थात दोनों एक दूसरे के वो पत्र लिखा करते थे, पत्र व्यवहार करता था। आप लोग ध्यान रखिएगा, फारसी कवि हाफिज। आपसे सवाल हो सकता है कि बंगाल का वो कौन सा शासक था जो मशहूर फारसी कवि हाफिज के साथ पत्र व्यवहार करता था? तो इसका आंसर होगा आजम शाह। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात इसके विषय में है तो वह है कि इसने चीन के शासक चीन के शासक चुन ली के दरबार में दूत मंडल भेजा था। दूत मंडल भेजा था, अर्थात यह दर्शाता है कि इसने चीन के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। और ऐसा भी कहा जाता है, कहा गया है कि बंगाल अपनी विशेष भौगोलिक अवस्थिति के कारण चीन के साथ उसका व्यापारिक संबंध भी था, जिसके कारण बंगाल में समृद्धि थी। और व्यापार के कारण जो समृद्धि थी, परिणाम स्वरूप वहां के शासकों को अपने आप को सुदृढ़ और सशक्त बनाने में मदद मिली। तो ये बातें हैं। अब मैं आऊंगा इसके बाद के शासक। तो इसके बाद का शासक जो बंगाल का था वो अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह ये बंगाल का नया शासक बना 1493 से 1519 इसका समय था जी। 1493 से 1519 के बीच इसने शासन किया। तो सबसे पहली बात इसके विषय में जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि बंगाल के स्वर्णिम दौर का प्रारंभ, बंगाल के स्वर्णिम दौर, गोल्डन एरा, बंगाल के स्वर्णिम दौर का प्रारंभ। कहा जाता है कि अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासनकाल को बंगाल का स्वर्णिम काल माना जाता है। क्यों माना जाता है? अब मैं इसके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को आपके समक्ष रखूंगा और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वास्तव में यह बंगाल का सबसे महान शासक हुआ, मध्यकालीन बंगाल का सबसे महान मुस्लिम शासक हुआ। तो सबसे पहला कार्य इसने क्या किया कि अपनी राजधानी को पांडुआ से गौर हस्तांतरित किया। गौर हस्तांतरित किया, अपनी राजधानी को पांडुआ से गौर हस्तांतरित किया। दूसरा, जो एक बात इसके विषय में याद रखने योग्य है या बड़ा ही, जिसके कारण इसका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है आज भी बंगाल में, तो वो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि यह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। क्या था? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब आप लोग समझते हो
धर्मनिरपेक्ष का शासक का मतलब है कि वैसा शासक जो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता हो, सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान व्यक्त करता हो, वैसे शासक को सेकुलर शासक के रूप में जाना जाता है। आज भी सेकुलर और कम्युनल की बातें आप लोग सुनते होइएगा। तो सेकुलर शासक था। अब कैसे सेकुलर था इस बात को भी आप लोग देखिए। तो इसने क्या किया, बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े पदों पर हिंदुओं को नियुक्त किया, हिंदुओं को नियुक्त किया। अर्थात प्रशासन के ऊंचे ऊंचे पदों पर इसने हिंदुओं को नियुक्त किया। एक और बात, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जानते होंगे आप लोग। चैतन्य महाप्रभु एक महान भक्ति संत थे, का समकालीन था ये। अलाउद्दीन हुसैन शाह चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। अगली बात, इसने सत्यपीर आंदोलन की शुरुआत की, सत्यपीर आंदोलन की शुरुआत की। साथ ही साथ एक और जो बड़ा ही उल्लेखनीय बात है वो ये है कि हिंदू जनता अर्थात हिंदू प्रजा जो थी बंगाल की, वह इसे कृष्ण का अवतार मानती थी, कृष्ण का अवतार। एक बहुत बड़ी बात है, जब किसी राज्य की हिंदू प्रजा किसी मुस्लिम शासक को कृष्ण का अवतार माने, तो वास्तव में ये अलाउद्दीन हुसैन शाह के लिए एक बड़े गर्व की बात थी। दूसरा, जो इसने मालधर बसु नामक महान विद्वान को संरक्षण दिया था। मालधर बसु नामक महान विद्वान को संरक्षण दिया, उसे गुणराज खान की उपाधि दी थी। मालधर बसु को गुणराज खान की उपाधि दी थी और इसी मालधर बसु ने श्री कृष्ण विजय की रचना की थी। श्री कृष्ण विजय। तो आप लोग देख रहे हैं कि अलाउद्दीन हुसैन शाह न केवल एक उत्तम कोटि का प्रशासक था, बल्कि यह साहित्य और कला का भी महान संरक्षक था। और इसके शासन काल में बंगाल में हिंदू मुस्लिम की एक समन्वित संस्कृति का विकास हुआ, जिसके सूत्र आज तक आपको दिखाई पड़ेंगे। आज भी सबसे बड़ी बात है कि अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बंगाली अस्मिता को विकसित किया, क्षेत्रीय भाषा क्षेत्रीय संस्कृति को नई शक्ति नई ऊर्जा दिया। परिणाम स्वरूप हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर एक समन्वित संस्कृति का विकास किया, जिसे बांग्ला संस्कृति कहते हैं हम लोग। और ये सारी प्रक्रियाओं को मुख्य रूप से अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासन काल में ही दिया गया। अपने इन उल्लेखनीय कार्यों के चलते अलाउद्दीन हुसैन शाह ने कुछ उपाधियों से इसे विभूषित किया गया था, जैसे जगत भूषण, निरीपति तिलक, ये उपाधि थी अलाउद्दीन हुसैन शाह का। एक और बात है जो आप लोग याद रखिएगा, मैंने शुरू में बताया कि एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। इसने न्याय करने में, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करने में धर्म के भेदभाव को कभी स्वीकार नहीं किया और उसका जीता जागता
उदाहरण था कि इसने दो वैष्णव भाइयों, वैष्णव मतलब वैष्णव संस्कृति को, वैष्णव धर्म को मानने वाले दो भाइयों रूप और सनातन को प्रमुख प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया था। तो ये हो गया अलाउद्दीन। अब आते हैं बंगाल का अगला शासक जो था वो नुसरत शाह था। नुसरत शाह, बंगाल का अगला शासक नुसरत शाह, ये भी कला और साहित्य का महान संरक्षक था। कला और साहित्य का महान संरक्षक नुसरत शाह, कला और साहित्य का महान संरक्षक। तो कला और साहित्य में इसके योगदानों को भी जरा हम देख लेते हैं। तो गौर, गौर का अभी बताया मैंने कि गौर बंगाल की नई राजधानी थी, और गौर में इसने गौर गौर में इसने बड़ा सोना मस्जिद, बड़ा सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। बड़ा सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। याद रखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बड़ा सोना मस्जिद कहाँ है और किसने निर्माण करवाया, कदम रसूल मस्जिद कहाँ है और किसने निर्माण किया। इसके विषय में दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि इसने महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद करवाया। महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद, करवाया। तो इस प्रकार बंगाल के इन शासकों के विषय में आपने देखा। और जो अंतिम बात है मैं आपको बता देता हूं, और वो है कि गयासुद्दीन महमूद शाह, गयासुद्दीन महमूद शाह यह अंतिम शासक, बंगाल का अंतिम शासक था, जिसे 1338 में शेर शाह ने पराजित कर बंगाल को अपने नियंत्रण में ले लिया। गयासुद्दीन महमूद शाह बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक था, और इसे शेर शाह ने 1338 में पराजित कर बंगाल पर को दिल्ली साम्राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है, चलिए। तो बंगाल के विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारी था एक क्षेत्रीय राज्य के रूप में मैंने आपके समक्ष रख दिया। आप लोग इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। अब मैं आता हूं अगला क्षेत्रीय राज्य जिसका नाम है कश्मीर। कश्मीर, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यह भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर अभी स्थित है। आज भी कश्मीर हमारे लिए बड़ा ही कौतूहल का विषय रहा है, और शुरू से भी कश्मीर का कौतूहल बना रहा है। और कश्मीर को लेकर प्रारंभ से भी, और कश्मीर की भी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि बहुत समय तक ये भारत दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के राजाओं द्वारा इस पर नियंत्रण की जो चेष्टा, नियंत्रण के जो प्रयास थे वो ज्यादातर सफल नहीं हो पाते थे। बहुत कम ऐसे शासक हुए जिसने कश्मीर पर अपने नियंत्रण को सफलतापूर्वक बनाए रखा। तो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कश्मीर का भी उदय हुआ, और कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। तो 1301 में सुहादेव, 1301 सुहादेव नामक हिंदू ने, सुहादेव एक हिंदू था, हिंदू ने कश्मीर में एक स्वतंत्र हिंदू राजवंश की स्थापना की थी। 1301, 1339 में, 1339 सुहादेव का एक मंत्री था शाह मीर, उसने धोखे से गद्दी को हथिया लिया, धोखे से गद्दी हथियाकर स्वयं राजा बन गया। उसका नाम था शाह मीर, और उसने जो वंश बनाया,
राजा बना और उसने जो उसका जो वंश था वो शाहमीर वंश के नाम से जाना जाता था। और उसने सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से एक कश्मीर में का वो सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक बना। वो शाहमीर का नाम सुल्तान शमसुद्दीन, ये कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक था। शाहमीर के बाद कश्मीर की गद्दी पर सिकंदर बैठा। शाहमीर के बाद कश्मीर का अगला शासक सिकंदर हुआ। सिकंदर 1389 से 1413, इसका शासनकाल 1389 से 1413। तो सिकंदर के काल की महत्वपूर्ण घटनाओं को अब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला है कि इसी समय तैमूर लंग का आक्रमण हुआ कश्मीर पर। तैमूर लंग का कश्मीर पर आक्रमण, लेकिन सिकंदर ने इस आक्रमण को विफल कर दिया। ये बड़ा ही धन्यवाद का पात्र है कि सिकंदर ने तैमूर लंग के कश्मीरी आक्रमण को विफल कर दिया। दूसरा, ये तो एक शासक के रूप में एक इसकी योग्यता को दर्शाता है, लेकिन वही दूसरी ओर क्या था, तो यह धार्मिक दृष्टि से बड़ा ही असहिष्णु था। धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु और सहिष्णु का मतलब आप लोग समझते होंगे। असहिष्णु अर्थात किसी के प्रति मतलब सहनशीलता की भावना का न होना। तो और यह धार्मिक दृष्टि से बड़ा ही असहिष्णु था, अर्थात इसका मतलब है कि यह दूसरे धर्मों के प्रति इसके मन में हीन भावना व्याप्त थी। परिणाम स्वरूप इसने अनेक ऐसे कार्य किए, जैसे ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। जजिया के विषय में कई बार मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि जजिया क्या था। दूसरी बात जान लीजिए, इसे बूथ सिकन भी कहा जाता था। बूथ सिकन का मतलब क्या होता है? बूथ सिकन उसको कहते हैं जो मूर्तियों को तोड़ता हो, अर्थात इसने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का विध्वंस किया, जिसके कारण इसे बूथ सिकन भी कहा जाता है। तो ये इसके जीवन के डार्क मतलब क्या कहें, नकारात्मक पहलू हैं। लेकिन एक अच्छी बात इसने क्या की, भले ही इसकी भावना समाज सुधार न रहा हो, ये तय था, ये हिंदुओं को नीचा दिखलाने का कोई भी प्रयास नहीं छोड़ता था। तो उसी प्रयास में इसने एक अच्छा कार्य क्या कर दिया, तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। सती प्रथा पर प्रतिबंध। आप लोगों को पता होगा कि सती प्रथा हमारे समाज में, विशेषकर हिंदुओं में, उनके सामाजिक और धार्मिक मूल्यों से जुड़ा हुआ था। और हिंदुओं के सामाजिक और धार्मिक मूल्यों को ठेस पहुंचाने के अपने धुन में सिकंदर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। यद्यपि ये कदम काफी प्रगतिशील था। आज से करीब करीब मतलब 700-800 साल पहले किसी राजा द्वारा सती प्रथा को, लेकिन इसके पीछे इसकी नीयत जो थी वो प्रगतिशील नहीं थी। लेकिन खैर जो भी हो, ये सिकंदर के द्वारा किए गए कार्य थे, और इन कार्यों के आधार पर आप इसके विषय में अपनी राय आसानी से निर्मित कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सिकंदर के बाद कश्मीर में जो नया शासक बना उसका नाम था जैनुल अबिदीन। जैनुल अबिदीन। यह सिकंदर के बाद कश्मीर का शासक बना जैनुल अबिदीन 1420 से 1470। बड़ा ध्यान से देखिएगा इसके विषय में। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जैनुल अबिदीन का काल जो था, ये कश्मीर का स्वर्ण काल था। स्वर्ण काल। दूसरी बात मैं बता देता हूं कि इसे बुद्ध शाह, कश्मीर का अकबर,
जैनुल अबदीन को बुद्ध शाह, कश्मीर का अकबर आदि नामों से भी जाना जाता था। अब मात्र इसके विषय में ये दो तथ्य जो बताते हैं, इन दो तथ्यों को आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका शासनकाल कैसा हो। पहला, मैंने बताया कि इसका शासनकाल कश्मीर का स्वर्ण काल था, यानी निश्चित रूप से इसने ऐसे कार्य किए थे जो अविस्मरणीय थे। दूसरा, इसे बुद्ध शाह और कश्मीर का अकबर कहा जाता है, तो निश्चित रूप से यह बताता है कि वास्तव में था तो मुस्लिम शासक, लेकिन यह निश्चित रूप से एक उदार मुस्लिम शासक था, एक धर्मनिरपेक्ष मुस्लिम शासक था। अब मैं इसके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपको बताता हूं। तो सबसे पहले इसने अपने पूर्ववर्ती शासकों अर्थात सिकंदर के द्वारा किए गए धार्मिक असहिष्णुता की नीति को त्याग दिया। दूसरी बात, इसने जजिया कर को समाप्त किया, गौवध का निषेध किया। जजिया की समाप्ति, गौवध का निषेध। गौवध हिंदुओं के धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही गंभीर मसला रहा है, आज भी है। तो जैनुल अबदीन ने कश्मीर में गौवध का निषेध कर दिया। साथ ही साथ इसके पूर्ववर्ती शासकों ने अपने धार्मिक आवेश में जिन मंदिरों को, मूर्तियों को विध्वंस किया था, नुकसान पहुंचाया था, उसने हिंदू मंदिरों के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करवाया। हिंदू मंदिरों के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करवाया, अर्थात नष्ट किए गए मंदिरों को फिर से बनाया गया। और एक बात और याद रखिएगा कि जैनुल अबदीन से पहले जो शासक हुए, विशेषकर सिकंदर के समय, बहुत से हिंदू कश्मीर छोड़कर भाग गए थे। जैनुल अबदीन ने एक फरमान निकाला कि वे लोग जो हिंदू जो कश्मीर छोड़कर चले गए हैं, वो वापस कश्मीर चले आए। कश्मीर की सरकार उनका विकास या उनके सुरक्षा और जान माल की पूरी हिफाजत करेगा। इस तरह के उसने फरमान जारी किए थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक शासक के रूप में जैनुल अबदीन ने बड़े ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे। ये जैनुल अबदीन के जीवन के एक शासक अर्थात उसके राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को व्यक्त करता है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं